हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको क्लासिफायर बताने वाला हूँ और उसमें कितना सारा टाइप होता है और मशीन लर्निंग का टोटल एल्गोरिथम इस वीडियो में आज कवर करने वाला हूँ। और आशा करते हैं कि जो है आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिए होंगे इस वीडियो का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मस्ट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी जो है देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ बताया है और मशीन लर्निंग का पूरा ए टू जेड वीडियो से जो है मैं कवर करने वाला हूँ। पूरा ए टू जेड मतलब मशीन लर्निंग में जो जो चीज़ आता है पूरा एकदम आने वाला है। आ, आ, आने वाले समय में तो वह सारा चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो जो है चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो है आपसे अनुरोध है कि जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो को मस्ट वॉच करके कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ बता रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है यह सब तो जो मैंने पहले ही बता दिया है, देख लीजिए सब मैंने क्या-क्या उस टाइम बताया था कि आपको अनुमान हो जाए कि आप आराम से जाकर पढ़ समझ सकें। हाँ। तो मैंने इनकोडिंग तक जो है बता दिया था कि जो है आशा करते हैं कि आपने वो पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको इनकोडिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्लासिफायर बताने वाले हैं। तो जो चलिए क्लासिफायर में ये क्या होता है। क्लासिफायर इज एन एल्गोरिथम दैट मैप्स इनटू डेटा टू स्पेसिफिक कैटेगरी। क्लासिफायर एक तरह का मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो जिसका हम लोग यूज करते हैं स्पेसिफिक कैटेगरी टाइप के जो है डेटा में। इसका हम लोग यूज करते हैं। एक कैटेगरिकल टाइप का डेटा है। जैसा कि आपको पता होगा जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो जो उसमें न्यूमेरिकल डेटा आता है, एक कैटेगरिकल डेटा आता है। न्यूमेरिकल डेटा में नंबर टाइप के डेटा आते हैं जैसे 25, 23, 24। और कैटेगरिकल डेटा में कैटेगरी वाइज मतलब कि जैसे कि आप फ्रूट्स नेम ले लीजिए, कंट्री नेम ले लीजिए, बहुत कुछ मतलब कि जो है जो कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है वह आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासिफायर इज टू प्रिडिक्ट द क्लास और कैटेगरी ऑफ गिवन इनपुट बेस्ड ऑन इट्स फीचर। इसका प्राइमरी गोल यही रहता है कि जो है ये क्लास को प्रिडिक्ट करता है। और क्लास आपका क्या है, कोई भी कैटेगरी की डेटा। अगर आपको कैटेगरी डेटा प्रिडिक्ट करना है तो आप जो है क्लासिफायर एल्गोरिथम का जो है यूज कर सकते हैं। क्लासिफायर आर टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। देख सकते हैं क्लासिफायर नहीं सॉरी क्लासिफायर आर सुपरवाइज्ड लर्निंग है। जैसा कि आपको मशीन लर्निंग में जो है मैंने बताया था कि दो तरह का एल्गोरिथम होता है, लर्निंग मशीन होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो यह जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग के तहत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आशा करते हैं कि आपने यह डिफिनेशन लिख लिया होगा। अब टाइप ऑफ क्लासिफायर। क्लासिफायर का जो ऐसे बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप को पढ़ेंगे जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नायब बेस क्लासिफायर, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, नियरेस्ट नेबर्स क्लासिफायर और सपोर्ट वेक्टर्स क्लासिफायर। यह चार क्लासिफायर को हम लोग आज पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाइस बायस क्लासिफायर क्या है। तो नाइस बायस क्लासिफायर इज ए प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग मॉडल दैट यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो नाइस बायस क्लासिफायर है यह क्लासिफिकेशन टास्क में यूज होता है। और क्लासिफिकेशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्लासिफिकेशन जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग में ही आता है, उसमें भी हम लोग कैटेगरिकल वाइज डेटा को ही प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसी कारण से क्लासिफायर में क्लासिफिकेशन टास्क जो है नए बेस बायस क्लासिफायर में हम लोग क्लासिफिकेशन टास्क को जो है प्रिडिक्ट करेंगे उसी टाइप का जो है मॉडल को। इसी कारण से इधर लिखा गया है इज ए प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग मॉडल दैट यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। assume that features are independent given the class level। और इसका जो है क्लास लेवल में जो है वह इंडिपेंडेंट रहेगा। इट इज ए सिंपल कंप्लीट efficient एंड वर्क वेल फॉर लार्ज डेटा सेट। इसे यह जो है बहुत ही इजी तरीका से जो है बनाया जा सकता है। इसका एफिशिएंट अप्रोच लगता है और जो है बहुत ही अच्छा तरह से काम करता है बहुत ही बड़े डेटा सेट में। अगर आपका बहुत बड़ा डेटा सेट है तब आप नए क्लासिफायर का जो है मॉडल का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, देख सकते हैं टाइप ऑफ नेबलेस क्लासिफायर। नैब बायस क्लासिफायर, इसका टाइप क्या होता है। इसका दो तरह का टाइप होता है, देख लीजिए फ्रेंड्स। इसमें इसका टाइप का जो हम लोग यूज करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि नाइस बायस क्लासिफायर तो जो है क्लासिफिकेशन मॉडल को जो है मतलब कि उसी के तहत चलता है। लेकिन इसमें आप
दो तरह का जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में केवल दो दो वैल्यू ही प्रिडिक्ट होता है, यस नो। आपको याद होगा, अगर मेरा वीडियो आपने वॉच किया होगा तो मैंने पूरा क्लियर बताया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में केवल दो वैल्यू ही प्रिडिक्ट करता है, यस नो। अगर आपके डेटा सेट में बहुत सारा डेटा कॉलम है और आपको बोल रहा है कि यस नो बताना है, तो हाँ, तो जो तब आप लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन लीनियर रिग्रेशन में ये नहीं था कि दो से अधिक रहेगा तब लीनियर रिग्रेशन का हम लोग यूज करेंगे। तो उस केस में इस जगह पर ही है मल्टीनोमियल नैब ब्लेस क्लासिफायर। दिस क्लासिफायर इंक्लूड ग्रेटर देन टू वैल्यू, दिस इंक्लूड ओनली कैटेगरिकल डेटा। देख सकते हैं इस क्लासिफायर में अगर आपका मान लीजिए कि जो है डेटा दिया है, बहुत सारा जो है कॉलम दिया है, तो उसके तहत पर ही आपका जो है दो तो वैल्यू अगर दिया है, तो आप जो है मतलब कि दो वैल्यू से अधिक है, जैसे कि यस नो से अधिक है, मतलब क्या होगा वही ना, इंडिया, यूएसए, इंग्लैंड, फिर जाकर फ्रूट नेम्स एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये सब दो से अधिक होना चाहिए। वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग मल्टीनोमियल एनबी का यूज करते हैं। और केवल अगर अगर आपके पास दो वैल्यू प्रिडिक्ट करना है, तो आपको बस केवल गॉसियन एमबी का जो है यूज करना पड़ेगा, या गॉसियन एमबी केवल दो वैल्यू को ही प्रिडिक्ट करता है, मतलब बोले तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जैसा ही यह वर्क करता है, केवल दो को ही प्रिडिक्ट करना है, ट्रू फॉल्स, यस नो, अलाइव और डेड। और जब मैं जो है प्रोजेक्ट जब मैं इसका प्रैक्टिकली बताऊंगा, तब आपका टोटली ए टू जेड जो है समझा दूंगा कि जो है किस टाइप के डेटा सेट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। तो आप उसका बेफिक्र होकर रहे, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए कि मल्टीनोमियल नैब बेस क्लासिफायर में दो से अधिक डेटा को जो है मतलब कि है, तभी वह डेटा प्रिडिक्ट होता है। गॉसियन एमवी में अगर आपका दो डेटा प्रिडिक्ट करना है यस नो में, अगर आपको आउटपुट यस नो में चाहिए, तो आप गॉसियन एमवी का यूज कीजिए सिंपल भाषा में। और अगर आपको आउटपुट चार पांच डेटा है आपका आउटपुट के रेंज में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए, इंग्लैंड, अब बताइए इसमें से आपका आंसर क्या है। तो इस केस में हम लोग मल्टीनोमियल एनबी का यूज करेंगे। कैसे जो है कौन बनेगा करोड़पति में आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से चार ऑप्शन रहता है, तो जो चार में से एक प्रिडिक्ट करना रहता है, तो वह हम लोग आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई इस केस में मल्टीनोमियल एनबी का यूज होगा। और गॉसियन एनबी का जो है यूज कब होगा, जब जब आप जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो है गॉसियन एमबी मतलब कि जो है ट्रू फॉल्स यस नो इसी टाइप के डेटा के लिए यूज होता है। चलिए अब इसमें उतना समझाने वाला नहीं है, मैंने तो आपको बहुत ही अच्छा से समझा दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आते हैं कि जो के नियरेस्ट नेबर क्या होता है। क्लासिफायर का ही एक दूसरा ही पार्ट है। क्लासिफायर टाइप टाइप वन में था हमारा नए बेस क्लासिफायर, फिर जाकर केएनएन भी आता है। फिर ये करके मैं जो हर एक अब यह मॉडल टाइप का आ रहा है। मॉडल टाइप में जो हम लोग इसको बताने वाले हैं, देख सकते हैं। के एन मतलब होता है, अगर के एन एन जिस जगह भी दिया रहा है तो उसका मतलब होता है के नियरेस्ट नेबर्स। देख सकते हैं इसका स्पेलिंग पूरी तरह से, नेबर का स्पेलिंग आपने पढ़ा होगा NEIGHBOURS, लेकिन इसमें यू नहीं लगता है, इसी कारण से यह जो है इस टाइप में लिखा जाता है, आप याद रखिएगा। केएनएन क्लासिफायर यह भी एक तरह का क्लासिफायर ही है। इज ए सिंपल येट पावरफुल सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। केएनएन क्लासिफायर जो है यह एक तरह का जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर में आता है, और इसका यूज हम लोग क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों टास्क में कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास आउटपुट निकालने के लिए कैटेगरिकल डेटा है, तो आप कैटेगरिकल डेटा का भी मतलब कि जो है निकाल सकते हैं, और न्यूमेरिकल डेटा है तो न्यूमेरिकल डेटा का भी निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं इस जगह तो खुद ही लिखा हुआ है ना, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। ओके, इट क्लासिफाई ए डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन हाउ इट्स नेबर आर क्लासिफाइड। यह एक तरह का डेटा पॉइंट को जो है मतलब बेस्ड रहता है, जैसे कि बिंदु टाइप का है ना, फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप, बिंदु 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 टाइप में, तो जो ये डेटा पॉइंट को जो है डिनोट करता है, और उसी के आसपास का जो है डेटा को अपने में जो कैप्चर करके आपको डेटा वैल्यू प्रोवाइड करता है। यह एक बिंदु टाइप का रहता है। बिंदु बहुत सारा यस नो में जो है लगे रहेगा, फिर आपका अलग अलग टाइप में बहुत सारा रहता है।
तो तो मैं अभी जो है जब प्रैक्टिकली करूँगा तब आप पूरा एकदम क्लियर आपका हो जाएगा कि क्या-क्या है। The basic idea is to find k training example that are closest to the input data and make prediction based on the majority class among those neighbor। ठीक है, तो जो है इसका जो है k वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए सबसे क्लोज़ेस्ट सबसे नज़दीक वाला डेटा पॉइंट को जो है लेता है और उसी के आधार पर अपना जो है क्लास तैयार करता है। तो ओके फ्रेंड्स, अब जो आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं हाउ टू वर्क के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर कैसे वर्क करता है, यह आपका इंटरव्यू में जो पूछा जाने वाला बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है कि जो है प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि जो के नेबर क्लासिफायर कैसे वर्क करता है। तो आपको बताना है कि जो है सबसे पहले तो इसमें स्टोर दी ट्रेनिंग डेटा को स्टोर करते हैं, फिर जाके कैलकुलेट डिस्टेंस डिस्टेंस को जो है इसमें हम लोग जो है डेटा पॉइंट के आधार पर कैलकुलेट करते हैं, फिर आइडेंटिफाई नेबर्स कि फिर जाकर हम लोग के का वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं कि जो 0 1 2 3 जितना है क्लोजेस्ट। देख सकते हैं किस तरह से मैंने छोटे छोटे डिफाइन दे दिया। सेलेक्ट दी के ट्रेनिंग डेटा डेटा क्लोजेस्ट टू द न्यू डेटा पॉइंट से जो जो क्लोजेस्ट होगा उसके हिसाब से होगा। फिर जाकर आखिरी में वोट फॉर द क्लासिफायर, यूज द क्लास लेवल ऑफ के नियरेस्ट नेबर टू डिटरमाइन द क्लास ऑफ द न्यू डेटा पॉइंट। तो मतलब कि 4 मेथड में आपका जो है आपको उसको समझाना है, तो जो है इंटरव्यू आपसे मतलब कि बोलेगा नहीं भाई लड़का काफी तेज है। बस यह 4 डेटा आपको बताना है कि सबसे पहले सर इसमें स्टोर करते हैं ट्रेनिंग डेटा को, फिर जाकर डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, फिर नेबर को जो है आइडेंटिफाई का होता है, फिर जाकर वोट फॉर द क्लासिफायर। अब जो है क्लास के लिए हम लोग रेडी है, मतलब प्रिडिक्शन के लिए रेडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं अब इसमें आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जो मैं ये बता रहा हूँ ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है, इसी कारण से मस्ट है कि आप रिवाज करते रहिए वीडियो को, कि आप रिवाइज में हमेशा रहेंगे। देख सकते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन आर पावरफुल सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन एल्गोरिथम। तो यह जो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी कारण से इसमें सपोर्ट वेक्टर मशीन किसके तहत में आता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के तहत में आता है। इसमें भी हम लोग क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है KNN भी जो है हमारा दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन मल्टीनोमियल नैब ब्लेस क्लासिफायर और गौशियन नैब ब्लेस क्लासिफायर वह केवल क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, याद रखिएगा फ्रेंड। लेकिन यह KNN और सपोर्ट वेक्टर मशीन जो मैंने अभी दो ठो बताया वो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क दोनों के लिए काम करता है। They are particularly well situated for binary classification problem but can be extended to multi-classification as well। ये यह जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो यह मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए ही वर्क करता है। यह जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए भी, मतलब बहुत सारा डेटा के लिए भी, अगर आपको बहुत सारा आउटपुट है तो भी आप एसवीएम का जो यूज करके अपना आउटपुट सही तरीका से निकाल सकते हैं। इस टाइप में जो है यह कहने का मतलब है। ठीक है, देख सकते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन, या आप बोल सकते हैं कि जो है किस तरह से जो है वर्क करता है, सब जो मतलब इसी में इंक्लूडेड है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजी आप बोल सकते हैं कि सर सबसे पहले इसमें हाइपर प्लेन बनाया जाता है। इन एसवीएम द गोल इज टू फाइंड ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। इसका जो है गोल होता है कि ऑप्टिमल हाइपर प्लेन फाइंड किया जाता है दैट बेस्ट सेपरेट द क्लास इन द फीचर्स स्पेस। सो टू डायमेंशनल स्पेस दिस हाइपर प्लेन इज ए लाइन फ्रॉम हायर डायमेंशन इट प्लेन और हाइपर प्लेन। देख सकते हैं इसमें इसमें दो तरह का हायर डायमेंशन होता है, प्लेन और हाइपर प्लेन। ठीक है, तो आगे बढ़ते फिर जाकर इसमें आता है सपोर्ट वेक्टर। इसको देने के लिए एक तो सपोर्ट वेक्टर आता है। दिस आर डेटा पॉइंट्स, इसमें भी एक तरह का डेटा पॉइंट ही रहता है, जैसे कि हम लोग केएनएन में पढ़े हैं ना कि जो डेटा पॉइंट रहता है क्लोजेस्ट टू दी हाइपर, इसमें क्लोजेस्ट टू दी हाइपर प्लेन रहता है। SVM algorithm aim to find the hyperplane that maximize the margin। वह जो उसका मार्जिन को जो है सबसे नजदीक वाला मार्जिन को ही कवर करता है डिफरेंट क्लासेस में। ओके, तो अब पूछ देगा आपसे कि जो मार्जिन क्या होता है, बोलो। तो डिस्टेंस बिटवीन द हाइपरप्लेन एंड द नियरेस्ट डेटा पॉइंट फ्रॉम आइदर क्लास, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिन। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए।
देख सकते हैं अब हमारा आ रहा है डिसीजन ट्री क्लासिफायर। डिसीजन ट्री क्लासिफायर भी जो है एक तरह का सुपरवाइज्ड लर्निंग है, जो हमारा दोनों क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में वर्क ये भी करता है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि KNN सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग और डिसीजन ट्री मशीन लर्निंग यह सब जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग है और क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों में वर्क करता है। It split the dataset into subset based on the value of input feature, creating a tree-like model of decision and their possible consequence. तो देख सकते हैं कि जो यह एक ट्री लाइक मॉडल का जो है डिसीजन अपना आउटपुट में जो है देता है कि आप जिस तरह से जो है ट्री वाला जो है मतलब आप लोगों ने बहुत सारा जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ट्री ट्री टाइप का जो है बनाया होगा। स्टार्ट होता है उसमें, फिर जाकर अंदर में आपको क्या आउटपुट, फिर जाकर एंड करने वाला, उस तरह का जो है ट्री टाइप है, लेकिन इसमें ट्री अलग बनता है। डिसीजन ट्री आर इनिशिएट एंड इजी टू इंटरप्रेट। डिसीजन ट्री बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है और आसानी तरीका से इसे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब इसे समझ सकते हैं। एंड मेकिंग देन पावरफुल वेरियस एप्लीकेशन, और इससे हम लोग बहुत सारा पावरफुल एप्लीकेशन भी जो है बनाया जा सकता है। फिलहाल हम लोग का मशीन लर्निंग में बस केवल फ्यूचर का वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, तो जो उसी के लिए हम लोग डिसीजन ट्री क्लासिफायर का हम लोग यूज करते हैं। देख सकते हैं कि जो डिसीजन ट्री कैसे वर्क करता है। मैं सब इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ, तो इसी कारण से आपको कोई और चैनल पे विजिट करने की थोड़ा सा भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं हर एक टॉपिक ही कवर कर दे रहा हूँ, और मैं आपको प्रैक्टिकली जब मैं जुपिटर नोटबुक अभी ओपन करूंगा तो यह जो है आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे वर्क होता है। The root node, the topmost node in the tree that represent the entire data set, it is split into two or more homogeneous set. तो देख सकते हैं इसमें जो है टू टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री डेट रिप्रेजेंट, मतलब कि जब यह ट्री क्रिएट होगा तो उसका टॉप का जो है डेटा है वह जो है रिप्रेजेंट करेगा इसका डेटा सेट पे, और इसको जो है दो भाग में डिवाइड करेगा या तीन भाग में, जितना भी भाग में डिवाइड हो वह क्वेश्चन वह डेटा सेट के लेवल पे जो है डिपेंड करता है। देख सकते हैं उसी में डिसीजन नोड आता है, उसका भी मैंने छोटा सा डिफाइन दे दिया। लीफ नोड आता है, फिर जाकर आपको वो पूछ देगा कि डिसीजन ट्री में ब्रांच क्या होता है, तो उसका भी मैंने छोटा सा डिफाइन दे रखा है कि आपको आसानी तरीका से समझ में आ जाए। और इसका पूरा फुल प्रैक्टिकली जो है मैं अभी जो है इसी के आगे में बताने वाला हूँ। तो ओके, तो अब तो जो है इस जगह पर ही, हाँ, तो जो है डिसीजन ट्री अब हम लोग का इस जगह पर ही खत्म हो गया। तो जो अब आगे का जो है बचा है एल्गोरिथम, अब मैं आपको अगले वीडियो में जो है बताऊंगा। तब तक के लिए एक इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, उसे आपके साथ जो है पूरा आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा एल्गोरिथम A to Z बताने वाला हूँ। क्यों क्योंकि एक ही वीडियो में उतना सारा एल्गोरिथम नहीं नहीं हो पा रहा है, तो इसी कारण से उसे पार्ट वाइज पार्ट डिवाइड किया हूँ। तो जो अभी इतना तक बता रहे, अभी इसमें और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बच गया है, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन पाइथन। तो जो है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है पाइथन में, तो देख सकते हैं कि जो है सीरियलाइजेशन क्या है। सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू ए फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली स्टोर और ट्रांसमिटेड। सीरियलाइजेशन, अगर आपको जो है पाइथन में आपने जो भी डेटा वर्क किया है, जुपिटर नोटबुक में आपने जो भी वर्क किया है, तो उसको सेव करने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना। तो इसी कारण से हम लोग जो है सीरियलाइजेशन का जो है यूज करते हैं, वह डेटा को पाइथन ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए। ओके, इसका यूज और किसी चीज के लिए नहीं होता, यह डेटा को स्टोर कर देता है बहुत ही आसानी तरीके से पाइथन ऑब्जेक्ट टू फॉर्मेट में। और डीसीरियलाइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द बिट स्ट्रीम बैक इनटू पाइथन ऑब्जेक्ट। अब डीसीरियलाइजेशन वही डेटा को जो आपने कन्वर्ट किया है उसी को यह रिवर्स कर देता है, मतलब कि अब आप वह डेटा को जो यूज करेंगे तो अब आपका पाइथन फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा दो लाइब्रेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पिकल लाइब्रेरी आता है, एक जॉबलिव लाइब्रेरी आता है। तो पिकल लाइब्रेरी क्या करता है, पिकल लाइब्रेरी इन पाइथन इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। पिकल लाइब्रेरी का ही हम लोग यूज करके सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन मतलब दोनों में जो है इसका यूज होता है।
which means converting Python object into byte stream and converting back into Python ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर आपका पाइथन फाइल को सेव करना है, अगर कोई बोले कि पाइथन फाइल को सेव करके दिखाओ कि आप कर सकते हो कि नहीं, जो आपने उतना बड़ा नोटबुक वर्क किया है उसको सेव भी तो करना पड़ेगा ना कहीं। तो जो है वो अगर बोले तो आप पिकल लाइब्रेरी का जो यूज करके सेव कर सकते हैं, और पिकल लाइब्रेरी का जो है यूज करके वो फाइल को दोबारा से आप ओपन कर सकते हैं। देख सकते हैं इसी कारण से मैंने लिखा है दिस इज यूजफुल फॉर सेविंग स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फाइल एंड लेटर रीलोडिंग, और रीलोडिंग में इसका यूज होता है। और जॉबलिब लाइब्रेरी भी जो है सेम वर्क करता है, यह भी सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन पर ही वर्क करता है। देख सकते हैं इस जगह पर ही अच्छे से लिखा गया, सीरियलाइजेशन मीन सेविंग और डीसीरियलाइजेशन मीन लोडिंग। अगर आपको बहुत बड़ा डेटा सेट है, बहुत बड़ा, तो आप जॉबलिब लाइब्रेरी का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पिकल लाइब्रेरी का तो जो आपको यूज करना ही है। अगर अगर आप पिकल लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं तो जॉबलिब लाइब्रेरी का यूज नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो में से एक ही चीज आप सेव करने के लिए काफी है। तो चलिए अब जो है जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं और उसमें आपको टोटली चीज समझाते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहे। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है मैंने जो है इस जगह पर ही ओपन कर दिया है। तो जो चलिए अब जो आगे बढ़ते हैं। तो जो है तो यह सब तो आपको पता होगा, आशा करते हैं कि जो यह सब मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो है देख सकते हैं इस जगह पर ही मैंने ओपन कर रखा है। देख लीजिए हमने हमारा पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कि नॉइज़ फ्लैश क्लासिफायर क्या होता है। तो हम लोगों ने आपको बताया था कि मैंने बताया था कि आपको मल्टीनोमियल एनबी और गॉसियन एनबी का जो यूज होता है, मल्टीनोमियल एनबी का यूज किस जगह होगा, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए कि मल्टीनोमियल एनबी का यूज किस तरह के डेटा सेट में होगा। सबसे पहले तो आपको फोर लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है। एक मिनट, थ्री इनपुट करना है। पहला तो इनपुट पांडास एसपीडी, पांडा लाइब्रेरी का यूज हम लोग करेंगे सीएसवी फाइल को रीड कराने के लिए पांडा लाइब्रेरी का यूज करेंगे। और वार्निंग का यूज अगर किसी भी तरह का जो है वार्निंग मिलता है तो उसे हम इग्नोर कर देंगे, तो इसी कारण से वार्निंग डॉट फिल्टर इग्नोर। चलिए इसको मैं जो है रन कर देता हूँ। तो इस जगह पर ही देख सकते हैं हम लोगों ने इरिश डेटा सेट का यूज किया है। आशा करते हैं कि इरिश डेटा सेट बहुत ही फेमस डेटा सेट है, आपने भी कभी इरिश डेटा सेट का नाम सुना होगा। तो इरिश डेटा सेट में देख सकते हैं कि जो है इसमें कितना तरह का डेटा है, तो दो से अधिक डेटा होना चाहिए मल्टीनोमियल एनबी को फाइंड करने के लिए। इसमें आपको यह डेटा मिलेगा, इसके हिसाब से यह वैल्यू को आपको प्रिडिक्ट करना है कि क्या वैल्यू है। तो चलिए सबसे पहले तो जो इसमें मैं नेक्स्ट में लिखा हुआ, तो जो आप इसका डेटा टाइप देख लीजिए, देख सकते हैं ये फ्लोट फ्लोट या ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो अब इसको हम लोग देखिए कि टारगेट वेरिएबल हमारा क्या है, यह वाला टारगेट वेरिएबल है। अगर आपको पता होगा तो यह क्लास वाला हमारा टारगेट वेरिएबल या इरिस सतोसा की क्या है वो पता करना है। तो सबसे पहले इसमें आप यूनिक वैल्यू देख लीजिए कितना है। यूनिक वैल्यू देखने के लिए डीएफ और कॉलम नेम डॉट यूनिक इसको रन कर दीजिए। तो देख सकते हैं इसमें तीन तरह के यूनिक वैल्यू है, इरिस शतोसा, इरिस वर्शिकुलर और इरिस वर्जेनिका, ठीक है। मतलब आपको यह वैल्यू के आधार पर या चार वैल्यू के आधार पर आपको यह डेटा को प्रिडिक्ट करवाना है। तो आप मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम आसानी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आपको तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आपको डिपेंडेंट टारगेट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपको लिखना है। तो जो भी आपका टारगेट वेरिएबल रहता है सबसे पहले तो उसे एक्स से आपको ड्रॉप करना रहता है। याद रखिए मैं हर एक प्रोजेक्ट में बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप मशीन लर्निंग का जो प्रोजेक्ट समझना चाहते हैं कि किस तरह का होता है, तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी सारा प्रोजेक्ट मैंने बना है, आप आसानी से जाकर टोटली चीज समझ सकते हैं। अभी मैं इधर पर ही आपको मल्टीनोमियल एनबी का बता रहा हूँ कि किस तरह से यूज होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि एक्स से तो आपको ड्रॉप करना है टारगेट वेरिएबल को, लेकिन वाई में वही टारगेट वेरिएबल सेव करना है। जैसे एक्स इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप क्लास, एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू डी एफ क्लास। तो मतलब इसमें आपको सेव कर लेना है। तो एक्स डॉट सेव और वाई डॉट सेव लिखकर आप चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं इतना का है, ठीक है। यह अभी काम का नहीं है। तो फिर आपको कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिस तरह से देख सकते हैं कि sklearn डॉट इनपुट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता क्या है। और मल्टीनोमियल एनबी मैंने अभी बता दिया हूँ, इस जगह पर ही देख सकते हैं, ओके। तो जो है अब जो है मैं आपको बताने वाला एक्यूरेसी स्कोर को भी इंपोर्ट करना है।
एक्सट्रेन कॉमा, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मैं एक अलग में ले लेता हूँ क्योंकि बहुत ही यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्रिएटिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है ये। ठीक है, तो आपको 3 लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है। एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यह इसलिए क्योंकि जो है आपको जो है स्प्लिट करना रहेगा डेटा को, जो आप जो इस डेटा सेट में देख सकते हैं। मल्टीनोमियल एनबी का जो है यूज हम लोग क्यों करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यही हमारा मॉडल है। इसी के तहत हम लोग जो है डेटा का वैल्यू बस बताएंगे कि क्या है। अब एक्यूरेसी स्कोर, हम लोग एक्यूरेसी स्कोर को जो है पता करना रहता है। मैंने ऑलरेडी सारा बता चुका हूँ डिफाइन के साथ कि जो है क्या क्या एक्यूरेसी वर्क स्कोर क्यों वर्क करता है, क्यों जरूरी है। तो इसको रन करते हैं, एक्सट्रेन वाला को भी रन करते हैं, और नीचे में आपको और एक वैल्यू sklearn डॉट मैट्रिक्स में ही आता है, यह क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, आरओसी कर्व और एक्यूरेसी स्कोर। ये सारा चीज मैंने कवर कर रखा है मैंने अपने वीडियो में। आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पूरा फुल वॉच करके यहाँ तक आएंगे तो आपको टोटली चीज समझ में आ जाएगा कि भाई ये सब क्या चीज हो रहा है, ये सब तमाशा क्या चल रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको जो मॉडल तैयार करना है। आपने यह पूरा एकदम ट्रेनिंग टाइप में जो है ट्रेनिंग कर दिया है। अब आपको जो है आसानी तरीके से अब मॉडल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं मैंने लिखा मल्टीनोमियल एनबी को आपको डिफाइन करना है। एनबी इक्वल टू, यह एनबी मैंने ऐसे ही ऑलरेडी, आप कुछ भी लिख दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एम एनबी भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एमबी डॉट फिट एक्सट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, प्रिडिक्ट एमबी इक्वल टू एमबी डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, एक्यूरेसी निकालने के लिए वाई टेस्ट कॉमा प्रिडिक्ट एमबी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालने के लिए वाई टेस्ट कॉमा प्रिडिक्ट एमबी, रिपोर्ट निकालने के लिए, मतलब टेस्टिंग डेटा का हम लोग जो है यूज करेंगे आपका अगर मैट्रिक्स का कुछ भी चीज निकालना है तो। ओके, और प्रिडिक्ट क्या करना है हमें, एक्स टेस्ट में हमें प्रिडिक्ट करना है ना, क्योंकि सारा हमें तो उत्तर तो आखिरकार इसी में से चाहिए ना, हमारे पास तो यही वैल्यू है। इसी वैल्यू के आधार पर ना चाहिए कि 4 डेटा मिलेगा, उसी के आधार पर बताओ वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं कि 0.8, इसका मतलब कि अभी हमारा 80% का एक्यूरेसी आ रहा है मल्टीनोमियल एनबी को यूज करने पे। तो आशा करते हैं कि आपको मल्टीनोमियल एनबी किस जगह पर यूज करना है, कैसे यूज करना है और क्यों यूज करना है मैंने बता दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में हमारा गॉसियन एमबी का यूज कैसे करेंगे, तो चलिए वो भी बता देते हैं। गॉसियन एमबी केवल 2 तरह का डेटा लेता है, ट्रू फॉल्स यस नो, अलाइव डेड, बाइनरी नंबर का जैसे 0 1 कुछ भी है, मतलब कि केवल 2 वैल्यू होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो है एक डेटा सेट लिया है, देख सकते हैं डायबिटीज का डेटा सेट है। इसको मैं रन करता हूँ। सबसे पहले तो देख सकते हैं इसमें किस तरह का डेटा है, प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री, फंक्शन, एज और आउटकम। इसके हिसाब से आपको आउटकम प्रिडिक्ट करना है कि जो है उस बंदे को डायबिटीज है कि नहीं है। मैं फ्रेंड्स और एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपको इसका पूरा फुल प्रोजेक्ट चाहिए तो जो मैंने सारा प्रोजेक्ट उस पर बता दिया, तो आप आसानी तरीके से जाके उस पर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इधर पर 1010, यह जो है आपका ये यस नो को जो है डिफाइन करता है। तो जो इस जगह यूनिक वैल्यू देख सकते हैं 1,0 है। फिर जाकर इसमें भी आपको सब में आपको जो है टोटली चीज सेम करना है, आपको टारगेट वेरिएबल से ड्रॉप करना है। फिर जाकर जो है आपको टारगेट वेरिएबल आपको एक्स से ड्रॉप करवा देना है, वाई पे इसे सेपरेट लिख देना है, फिर जाकर सब कुछ एक्स डॉट सेव वाई डॉट सेव, बाकी सब टोटली चीज सेम सेम लिखने पे भी आपका वर्क हो जाता है। तो देख सकते हैं यह इतना 3 चीज तो ऑलरेडी सेम में ऊपर में लिखा हुआ है, तो इसे लिखने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर बता चुका जब मैंने इसका पहले बताया था। तो यह एक नया, सबसे पहले मल्टीनोमियल एनबी का यूज किया था, अब हम लोग गॉसियन एनबी का यूज करेंगे। इस जगह पर ही हमारा रैंडम स्टेट 20 दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख सकते हैं वही सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आसानी तरीके से एक बार समझ में आ गया तो आप आसानी तरीके से सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब सेम प्रोसेस जैसे मल्टीनोमियल एनबी को डिफाइन किए थे एल्गोरिथम को, उसी तरह से इसको भी डिफाइन करना। देख सकते हैं गॉसियन एनबी, सबसे पहले हमने इस जगह मल्टीनोमियल एनबी को डिफाइन किया था, फिर जीबी डॉट फिट एक्सटेंड कमा वाई ट्रेन प्रिडिक्ट, जीबी डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। देख सकते हैं टोटली चीज सेम है, बस केवल गॉसियन एमबी चेंज हुआ है और इसका यह वाला आप अपने से चेंज करते रहिए। तो नाम के हिसाब से इधर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देख सकते हैं कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको चेंज करते रहना है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसके हिसाब से 0.72 मतलब 72% का एक्यूरेसी इसमें हमें मिला है गॉसियन एमबी को यूज करने में। तो आशा करते हैं आपको गॉसियन एमबी भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या था हमारा ये जो के एन एन नेबर है, यह जो है हम आगे में जो है
पढ़ेंगे। यह जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका जो हम लोग बाद में जो है इसका जो है प्रैक्टिकली को करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर क्या होता है अभी इस जगह। तो इस जगह पर ही मैं लिख देता हूँ सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर ना। सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर आपका क्लासिफिकेशन डेटा और टारगेट डेटा दोनों में यूज होता है। तो हम लोग इसी डेटा सेट में उसका यूज करेंगे। तो चलिए, कुछ नहीं करना है सपोर्ट वेक्टर में, बस केवल इस जगह पर ही आपको जो है इंपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, सपोर्ट वेक्टर को जो इंपोर्ट करने के लिए इधर पर ही आपको लिखना है फ्रॉम sklearn डॉट, यह क्या है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है। तो हम लोग सपोर्ट वेक्टर मशीन इंपोर्ट svc सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो एक मिनट, इस जगह पर ही थोड़ा सा नो मॉड्यूल sklearn डॉट sbm, तो यह तो जो है नो मॉड्यूल बता रहा है। तो जो यह इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने एसबीएम को पूरा कैपिटल में लिखा है। यह बस एसबीसी कैपिटल में होगा, बाद बाकी कुछ नहीं। हाँ, तो जो देख सकते हैं यह जो है कोड रन हो गया। तो अब हम लोग जो आसानी तरीका से चेक कर सकते हैं कि जो है क्या क्या है। तो अब आप बोलेंगे कि यह एसबीसी को फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, बस इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, इसको इस जगह पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको उठा के बस एसबीसी लिख दीजिए। अब इसको बस कॉपी कर लीजिए, आप देखते रहिए मतलब कि कैसे करके मतलब यह वर्क होता है। तो इधर बस एस भी लिख दीजिए। अब बस इसको ऐसे करते चलिए अपना हिसाब से, इधर भी जो करना है, हाँ भाई इसको भी, इसको काट के एस भी। तो अब क्या करना है, बस इसको लेके सबको करते जाना है। देख लीजिए, हो गया। कितना आसानी तरीके से एसबीसी वाला कंप्लीट हो गया। इसको रन करते तो देख सकते हैं इसमें भी हमारा कितना क्या एक्यूरेसी मिल रहा है, 0.72, ठीक है। हाँ, देख सकते हैं कि जो दोनों में जो है एसबीसी का यूज कीजिए या गौशियन एमबी, दोनों में जो एक्यूरेसी हमारा एक ही मिल रहा है। मतलब कि दोनों ही एक तरह से सेम वर्क कर रहा है, मतलब कि दोनों का एक्यूरेसी अभी के हिसाब से सेम है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है, फिर जाकर उसमें आता है डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो चलिए, अब हम लोग जो है डिसीजन ट्री क्लासिफायर के लिए क्या इनपुट करना है, वह जो आप जो है इधर पर ही देखिए क्या चीज वैल्यू इनपुट करना है। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यह sklearn में ही आता है, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री। ये ट्री का टी शायद से कैपिटल होता है, ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर। देख सकते हैं इसमें अभी जो है कुछ एरर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यह एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस जगह पर ही स्मॉल टी रहता है, कैपिटल नहीं रहता है। हाँ, तो जो है देख सकते हैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर भी जो है रन हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे कॉपी कर लेना है। अभी तो फिलहाल इसको कॉपी करना है, तब तक के लिए इधर से रखिए, देखिए कितना स्पीड में कॉपी होगा अभी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉपी कर लिए हैं, अब यह डेटा को जो है डालना है इस जगह पर। जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप करेंगे तो आप बहुत ही आसानी तरीका से, और इसको बस चेंज कर दीजिए डीटीसी में। अब जैसे जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ उस तरह से आप जो है पेस्ट करेंगे तो आप आसानी तरीका से आप सीख जाएंगे। आपका समय भी जो है कम लगेगा, और बाकी सब में भी इसी तरीका से मॉडल डालने का एक ही मेथड है, वो इसी तरीका से भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कितना का एक्यूरेसी मिल रहा है। तो देख सकते हैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर में हमारा 65% का एक्यूरेसी मिल रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो बस इतना ही था, इसमें ज्यादा ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था ये। तो अब जो है हम लोग जो है पिक्कल लाइब्रेरी का जो है यूज करके जो है आपको जो है बताते हैं कि जो है कैसे कैसे वर्क होता है। और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम सारा जो है एल्गोरिथम जो बच गया है वो एल्गोरिथम टोटली वर्क करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है। तो इसी कारण से हम लोग जो है पिक्कल लाइब्रेरी का जो यूज करके फटाक से जो इसको सेव करते हैं। तो इधर पर ही मैं लिख देता हूँ सेविंग दी मॉडल यूजिंग पिक्कल लाइब्रेरी। ओके, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ कि आपको समझ में आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम लोग ये लाइब्रेरी को जो है सेव करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो है दो
एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा जॉबलिब का जो है, इंपोर्ट जॉबलिब। ओके, फिर जाकर जो है इस जगह पर ही हम लोग जॉबलिब डॉट डम्प। अब हम लोग का जो है क्या, अब हम लोग किस किस में इंपोर्ट करना चाहते हैं। हम लोग बोल रहे कि भाई हम लोग जो है डिसीजन ट्री क्लासिफायर में इंपोर्ट करना है, तो आपको बस यह चीज कॉपी कर लेना है, ठीक है, और इस जगह पर ही पेस्ट कर देना। और जब मैं प्रोजेक्ट बनाया हूँ ना तो टोटली ए टू जेड बताया हूँ। अभी तो मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ क्योंकि जो है हमें बस मेन चीज पे फोकस करना है, एक सिंगल सिंगल पार्ट को। तो इसी कारण से मैं अभी जो बस के जो आपको जो है इतना ही बता रहा हूँ, नहीं तो बाद बाकी प्रोजेक्ट में बहुत ही सुंदर तरीका से बताया हूँ। आप मस्ट जाकर एक दो प्रोजेक्ट को जो वॉच कीजिए, मैंने 15 प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो अगर आपने वॉच किया होगा तो आपको तो जो है आसानी तरह से समझ में आ रहा होगा पूरा चीज। तो जो चलिए अब जो है इस जगह पर क्या करते हैं कि जो है इसका नाम लिखना है, तो जो है इसका नाम क्या दे दे, कौन सा डेटा सेट है, तो इस जगह दे देते हैं डायबिटीज। डायबिटीज ओके, डॉट पीकेएल लिख देते हैं ऐसे ही पिकल का हिसाब से। अब ये कोड को रन करते हैं तो देख सकते हैं कि जो ये जो डायबिटीज डॉट पिकल सेव हो चुका है। ओके, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि जो है अब इसको भाई इसको हम ओपन कैसे करेंगे, तो ओपन करने के लिए हम लोग पिकल लाइब्रेरी का यूज करेंगे। फाइल नेम इधर पर ही लिखना है। तो आपको फाइल नेम में क्या है, जो आपने नाम इस जगह पर ही लिखा है टोटली, यह नाम आपको जो है लेना है, ठीक है, यह नाम लेना है। फिर जाकर नीचे पिकल डॉट डंप मेथड का हम लोग यूज करेंगे। फिर जाकर वही वाला चीज डीटीसी कॉमा ओपन फाइल नेम कॉमा और यह डब्ल्यू बी। अब आप बोलेंगे भाई ये डब्ल्यू बी क्या है, तो डब्ल्यू बी होता है राइट, मतलब कि अब उसको लिखा जा रहा है तो इसी कारण से राइट बाइनरी को डिनोट किया है डब्ल्यू बी से। हाँ, तो जो है जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब यह जो हमारा सेव हो गया है टोटली तरह से। अब जो है बस इतना ही काम करना है। अब इसका आगे में जो है प्रोजेक्ट में जो है आगे बताए हैं, यह जो आपका सेव तो इसी जगह पर ही हो गया था, अब आप जो है इस जगह पर ही शायद से जो आ गया होगा डायबिटीज डॉट पिक्कल। हाँ हाँ, तो देख सकते हैं कि जो डायबिटीज डॉट पिक्कल का जो मैंने किया इस जगह पर ही हमारा सेव हो गया है। देख सकते हैं इस जगह सेविंग दिसेबल यूएफ इज नॉट इनकोडेड, ठीक है। तो जो मतलब कि अभी के लिए जो है आप बस इतना समझ लीजिए कि सेव कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखे रहिए, कि जो है मतलब आने वाला समय में कोई भी दिक्कत ना हो, आप आसानी तरीका से हर एक चीज को जो है समझ सके। और आशा करते हैं कि जो आपने पार्ट 4 तक टोटली देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मस्ट यह वीडियो देखने के बाद आप जाकर पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए कि आपको कहीं भी कुछ भी तरह का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं इसी कारण से अगले और नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।